तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। यहाँ पर आपकी डीएलएड बीटीसी की पढ़ाई होती है बिल्कुल ही फ्री और बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम एग्जाम के हिसाब से। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि हर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल ही सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें बच्चों, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का विज्ञान, क्लास है 17। 2 क्लास आई थिंक बची हुई है, बस 2 से 3 क्लास, उसमें खत्म हो जाएगा अपना साइंस। उसके बाद से आप लोग जो बोलेंगे वो सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, पेन उठाते हैं पहले। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कंपन से उत्पन्न होती है? क्या वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है, समझे। कंपन करने वाली वस्तु से ध्वनि उत्पन्न होती है, समझे। कंपन करने वाली जो वाइब्रेट करती है वस्तुएं, वो ध्वनि उत्पन्न करती है। आवृत्ति क्या है आपका? 1/, आवृत्त काल यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t, ठीक है। आयाम जितना अधिक होता है, एम्पलीट्यूड जितना अधिक होता है, ध्वनि उतनी ही तेज होती है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग में क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में क्या बनते हैं? क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न और विलयन बनता है, समझे। वो जो पास पास में आपकी रहती हैं, ऐसे पास पास में रहते हैं और एक दूर दूर में रहता है, ठीक है। तो संपीड़न और विलयन बनता है, ठीक है। मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, समझे। 20 से 20,000 वर्ष। यांत्रिक तरंगे माध्यम में ही चलती है, केवल हवा, पानी और ओस, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। रिवाइज हो गया होगा आप लोगों को। अगर आपको कुछ भूल रहे होंगे या आप पिछली क्लासेस नहीं अटेंड किए होंगे, तो आप पिछली क्लासेस पे पहले जाइए, वहां से वो क्लासेस देखिए, उसके बाद से आगे बढ़िए, ठीक है। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। उससे पहले हम बता दें, डीएलएड पाठशाला हमारे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे जरूर जाएं। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री में, कल की क्लासेस के भी नोट्स मिल जाएगी, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। और हमारा चैनल जो है हमारा यूट्यूब चैनल डीएलएड_पाठशाला, उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के लेक्चर में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स के बारे में, ठीक है। साउंड वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। शीर्ष अभी हमने पढ़ा था ना, शीर्ष और क्रस्ट बनता है, गर्त बनता है, ठीक है। तो क्या होता है शीर्ष और मतलब क्रस्ट और शो, क्या होता है ये? तो जब अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव किसी माध्यम से गुजरती हैं, क्या होता है? किसी माध्यम से गुजरती हैं, तो कुछ बिंदु ऊपर की ओर उठती हैं और कुछ नीचे की ओर दबती हैं, समझे। कुछ बिंदु जो है वो ऊपर की ओर उठती हैं, कुछ नीचे की तरफ दबती हैं, ठीक है। अरे ट्रांसवर्स वेव यही जो मैंने बताया था कल, ये है ना, ये है, ये आपका नीचे की तरफ उठी है, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका ट्रांसवर्स वेव है। तो किसी माध्यम से गुजरती है, तो इसमें कुछ बिंदु ऊपर की ओर उठते हैं और कुछ नीचे की तरफ उठते हैं, ठीक है। तो जो बिंदु जो आपके ऊपर की तरफ उठते हैं, वो आपका क्या है? वो आपका क्रस्ट कहलाता है, वो आपका शीर्ष कहलाता है। यानी ये आपका जो है ये क्रस्ट है बच्चों, ठीक है, शीर्ष है। और ये क्या है? गर्त है यानी थ्रो है। ये क्या है? थ्रो है, THROUGH, ठीक है, TROUGH, ठीक है बच्चों। तो ये ऊपर वाला क्रस्ट हो गया और ये नीचे वाला थ्रो हो गया। जो बिंदु सबसे नीचे दबते हैं उन्हें गर्त कहते हैं, यानी कि थ्रो कहते हैं। उदाहरण, रस्सी को हिलाने पर जो तरंगे बनती है, रस्सी को जब हिलाते हो तो तरंगे बढ़ती है, ऊपर बन जाता है, नीचे जाता है, ठीक है। उसमें शीर्ष और गर्त दिखाई देता है, ठीक है। ऊपर जो जाता है वो शीर्ष हो गया और नीचे जो जाती है वो आपकी गर्त बन गई। समझ में आया? समझ में आ गया ना। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ठीक है, कंप्रेशन पढ़ेंगे। और कल की क्लासेस में हमने ये पढ़ा दिया अच्छे से आपको, डायग्राम समझा करके, ठीक है। संपीड़न और विलयन क्या होता है, यानी कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन, ठीक है क्या बच्चों। तो जब अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे गुजरती हैं और उनका जो वाइब्रेशन है वो आपका परपेंडिकुलर नहीं होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होता है। वाइब्रेशन पे आपका जो कण है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है और आपका जो वेव है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपका ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स माध्यम से गुजरती है, तो दो करणों में दो स्थिति बनती है। क्या बनती है? दो स्थिति बनती है। एक पहला होता है संपीड़न और दूसरा होता है विलयन। अब इसमें हम कल आपको बताए थे स्प्रिंग के माध्यम से, स्प्रिंग वाला एग्जांपल हमने दिया था, ठीक है। ये देखो ठीक है, ये देखो स्प्रिंग वाला एग्जांपल हमने दिया था ना। दो जब समीप समीप रहेंगे, देखो जब समीप समीप आपके वेव्स रहेंगे,
या आपके कण जो रहेंगे समीप समीप पास पास, तो आपका क्या होगा, ये संपीड़न होगा यानी कंप्रेशन होगा, ठीक है। और जब दूर दूर रहेगा आपके कण तो वो क्या होगा, विलयन होगा, ठीक है। तो देखो संपीड़न में हमने क्या पढ़ा था, जहां कण बहुत पास पास आ जाते हैं, क्या होते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं, और घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ जाता है। तो जो पास में आ जाते हैं तो ढेर सारे इसमें आ जाएगा। इतनी ही जगह में अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर में आपका 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो आपका विलयन है वहां 5 सेंटीमीटर में आपका 3 ही आ रहा है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, 5, ये पहले वाले की। तो संपीड़न में आपका क्या होता है, घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है, डेंस हो जाता है, और कण बहुत पास पास आ जाते हैं, ठीक है। विलयन में क्या होता है, रेयर रेयर फ्रैक्शन में। हाँ जी। तो बच्चों रेयर फ्रैक्शन क्या हुआ, तो जहां कण दूर दूर हो जाते हैं जिससे घनत्व आपका कम हो जाता है यानी डेंसिटी कम हो जाती है, उसी को आपको क्या कहते हैं, विलयन बोलते हैं बच्चों। उदाहरण क्या है, हवा में फैलने वाली जो ध्वनि तरंगे होती है, साउंड वेव्स, वो अनुदैर्घ्य होती है, यानी कि आपकी रेयर फ्रैक्शन वाली और संपीड़न उसमें होता है, ठीक है, वो अनुदैर्घ्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना, कल की क्लासेस में भी मैंने ये पढ़ाया था अच्छे से डायग्राम बना करके, आज भी पढ़ाया हूँ, तो अच्छे से समझ लेना उसको, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति देखते हैं यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव देखते हैं। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो मनुष्य के कान अच्छे जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हमने कल पढ़ा था। मनुष्य के कान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं आपके ऑडिबल वेव यानी श्रव्य तरंगे, ठीक है। ये दो बार रिपीट हो रहा है क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, इसे कहते हैं आपके श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स। आवृत्ति आपकी क्या होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। फिर आता है अश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स। इसकी आवृत्ति क्या होती है आपकी, 20 हर्ट्ज से कम होती है, मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता, समझे बच्चों। कल की क्लासेस में हमने ये सारी चीजें पढ़ाई थी, रिवाइज कर रहे हैं इसीलिए हम लोग जल्दी पढ़ रहे हैं। पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव, ये क्या होती है, आवृत्ति आवृत्ति इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये भी सुनाई नहीं देती, ये सुनाई नहीं देती है लेकिन उपयोगी होती है, जैसे आपको मेडिकल में, अल्ट्रासाउंड में, इंडस्ट्री, सफाई वगैरह में, ये सारी चीज में आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी पराश्रव्य तरंगे यूज होती है। यांत्रिक तरंगे आपकी मैकेनिकल वेव्स होती है, वो तरंगे जो माध्यम की जरूरत पर निर्भर करती है, कणों की तुलना से बनती है, समझे, यानी वाइब्रेशन से बनती है। उदाहरण हो गया हवा की ध्वनि तरंगे, हवा में ध्वनि तरंगे, पानी में पत्थर फेंकने वाली बनी तरंगे, और रस्सी में कंपन वाली तरंगे। समझ आया बच्चों। चलो फिर अब आगे डिस्कस नोट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमें शीर्ष और गर्त अनुप्रस्थ तरंगों से बनती है, किससे बनती है, अनुप्रस्थ तरंगे से बनती है, शीर्ष और गर्त, ठीक है। संपीड़न और विलयन किससे बनता है, अनुदैर्घ्य तरंगे से में पाई जाती है। याद रखिएगा बच्चों ये अच्छे से। मनुष्य जो है, मनुष्य का कान जो कितना सुन पाता है, हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स माध्यम में कंपन से बनती है, ठीक है। पराश्रव्य तरंगे मेडिकल और तकनीकी क्षेत्रों में उपयोगी होती है। समझ में आया बच्चों, ये सारी चीजें अभी रिवीजन ही चल रही थी। चलो अब नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, ध्वनि की चाल, ध्वनि की स्पीड क्या होती है, ध्वनि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में यानी साउंड ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड और साउंड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्वनि की चाल क्या है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है। तो ध्वनि किसी माध्यम यानी मीडियम जैसे ठोस हो गया, सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, और गैस में चल सकती है। ध्वनि जो है वो आप माध्यम में चलती है, किसी या तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में चलती है। ध्वनि का संचार निर्वात यानी वैक्यूम में संभव नहीं है, समझे बच्चों। तो ध्वनि का संचार निर्वात यानी वैक्यूम में संभव नहीं है क्योंकि वहां कोई कण नहीं होता जो कंपन कर सके, समझे, वहां पे कोई कण नहीं होता है वैक्यूम में, निर्वात में, इसी के लिए उसका संभव नहीं, उसका संचार, वो ट्रेवल नहीं कर सकती है ध्वनि वहां पे वैक्यूम में, ठीक है। तो जहाँ वैक्यूम है, जहाँ कुछ है ही नहीं, ना एयर है ना कुछ है, वैक्यूम है, वहां पे आपका संचार नहीं हो सकता है ध्वनि का। ध्वनि की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ साउंड, वो क्या होती है, दूरी डिवाइड बाय समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, समझे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस को डिवाइड बाय टाइम कर दीजिएगा तो ध्वनि की आपकी स्पीड आ जाएगी, किसी भी चीज की स्पीड आ जाएगी, ठीक है, वो उस फॉर्मूले से। माध्यम के अनुसार ध्वनि की चाल, ठोस में जो होता है, ठोस यानी सॉलिड में सबसे तेज होती है ध्वनि की चाल, स्पीड जो होती है वो सबसे तेज होती है। द्रव यानी लिक्विड में माध्यम होती है उसकी स्पीड, और गैस में सबसे धीमी होती है, समझे। और निर्वात में आपका वैक्यूम में शून्य होती है, क्या होती है, 0 होती है, इसमें होता ही नहीं है ट्रांसलेट्स, ठीक है। समझ में आया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, समझ में आया ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं ध्वनि का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब लाइट का तो हमने परावर्तन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन, और अपरावर्तन यानी रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि का भी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो जब ध्वनि तरंगे किसी कठोर सतह से टकरा कर वापस लौटती हैं तो उसे परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहते हैं, समझे।
तो जब ध्वनि तरंगे आपकी ये जो साउंड वेव्स है, ठीक है, ये साउंड वेव्स है, ये किसी किसी से टकरा कर ये वेव वापस आ जाती है, किसी को कठोर सतह से टकरा करके वापस आती है, तो उसी को आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, यानी परावर्तन कहते हैं उसको। जैसे कि पहाड़ हो गया, कुआं हो गया, इमारत का दीवार हो गया। पहाड़ में आप जाते हैं ना, पहाड़ में क्या होता है, पहाड़ में आप चिल्लाते हैं तो वो आवाज गूंजती है, ध्वनि जो है टकरा करके वो वापस आती है, आपको फिर से सुनाई देती है। वो क्यों होती है? क्योंकि रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन और ध्वनि का परावर्तन हो रहा है वहां पे। इमारत की दीवार आदि से टकरा कर ध्वनि जो है वो वापस लौटती है, आपकी आवाज आपको सुनाई देती है वापस। ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई उधर से भी पुकार रहा है, आप अपना नाम लीजिए, उधर से भी सामने से भी कोई बुला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो सारी चीज आपकी रिफ्लेक्शन है, ठीक है, समझ में आया ना। चलो आगे देखते इको क्या होता है, वही चीज। तो जब परावर्तित ध्वनि मूल ध्वनि की थोड़ी देर बाद सुनाई देती है तो इसे ये आपका क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि यानी इको कहते हैं, समझे। अब जो मूल ध्वनि थी, हाँ, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इको के बारे में, प्रतिध्वनि के बारे में। तो जब आपकी मूल ध्वनि, जैसे आपने बोला, ठीक है, थोड़ी देर बाद आपको जो रिफ्लेक्शन परावर्तित ध्वनि है, यानी जो रिफ्लेक्शन होकर के आ रही है, वो आपको थोड़ी देर बाद सुनाई दे रही है, तो उसी को आप इको कहते हैं, यानी प्रतिध्वनि कहते हैं, समझे, वही आवाज का गुंजन, ठीक है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए क्या होता है, मूल और परावर्तित ध्वनि के बीच में कितना समय होना चाहिए, आपका 0.1 सेकंड होना चाहिए, समझे, 0.1 सेकंड कम से कम होना चाहिए। मूल ध्वनि और परिवर्तित ध्वनि यानी जो आप आवाज निकाल रहे हैं और जो उधर से वापस आ रही है रिफ्लेक्ट होकर के, टकरा करके, उस ध्वनि के बीच में जो समय होना चाहिए वो 0.1 सेकंड कम से कम होना चाहिए, समझे। तो मिनिमम 0.1 सेकंड आपका जरूरी होता है। ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच में की दूरी आपकी 16.6 मीटर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो स्रोत है और परावर्तन जो आपका सतह है, जो कठोर सतह जिसे टकरा करके वो वापस आएगी, उसके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.6 मीटर होनी चाहिए, समझे। उदाहरण क्या, पहाड़ पर चिल्लाने के बाद आवाज जो होती है वो वापस आती है। ये याद रख लीजिएगा बच्चों, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। तो एक तो 0.1 सेकंड होना चाहिए कम से कम, और 16.6 मीटर कम से कम बीच में दूरी होनी चाहिए उसमें, तब आपको इको सुनाई देगी, यानी प्रतिध्वनि सुनाई देगी, ठीक है, साफ साफ। फिर आता है गूंज यानी रिवर्बरेशन, ठीक है। अब रिवर्बरेशन क्या होता है, यानी गूंज। तो जब किसी बड़े कमरे या गुंबद में ध्वनि बार बार परावर्तित होकर सुनाई देती है तो उसे गूंज कहते हैं, यानी रिवर्बरेशन कहते हैं, समझे। अब किसी कमरे में चले जाओ, या फिर ऐसे जहां चले जाओ जहां एकदम खाली खाली है, आपका कमरा अगर खाली खाली है तो उसमें आवाज देखोगे, आपकी आवाज गूंजती है, कई बार वो आवाज आपको गूंजेगी। सेम उसी तरीके से अगर आप कुतुब मीनार गए, किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस में गए और अंदर आप हो, तो वहां पे आप चिल्लाओगे तो आपकी आवाज गूंजेगी, रिवर्बरेशन होगी। तो जब किसी बड़े कमरे या गुंबद में ध्वनि बार बार परिवर्तित यानी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, होकर सुनाई दे रही है, फिर तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को गूंज कहते हैं, यानी रिवर्बरेशन कहते हैं बच्चों, समझ में आया ना। अंतर क्या होता है प्रतिध्वनि में और गूंज में, अब देखो अंतर क्या होता है। प्रतिध्वनि में यानी इको में क्या होता है, एक ही बार आती है आवाज, एक ही बार परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक बार होता है, ठीक है, एक बार रिफ्लेक्शन होता है एक बार। और गूंज जो है वो बार बार परावर्तन होता है, इसमें मल्टी टाइम रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, मल्टी टाइम रिफ्लेक्शन होता है, बार बार परावर्तन होता है, ठीक है, समझ में आया ना गूंज और प्रतिध्वनि के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं शोर के बारे में, यानी नॉइस। हाँ बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं शोर के बारे में, यानी नॉइसेस के बारे में। तो जब कोई ध्वनि जो है अनियमित यानी इरेगुलर और कर्कश यानी अनप्लीजेंट हो, अगर कोई ध्वनि जो है अनियमित हो यानी इरेगुलर, जो रेगुलर तरीके से नहीं आ रही, इरेगुलर, कभी तेज हो रही है, कभी धीरे हो रही है, ठीक है, कभी कुछ और हो रही है, और कर्कश हो, ये सुनने में आपको अच्छा ना लग रहा हो, आपका सर दर्द हो जाए, तो उसे शोर कहते हैं, यानी नॉइज कहते हैं, समझे, समझ में आया। उदाहरण क्या, लाउड स्पीकर, पटाखे, मच्छर की आवाज, ऊंचे स्वर से बात करना, ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी चीजें शोर है, यानी नॉइस है बच्चों। समझ में आया बच्चों अच्छे से। चलो फिजिक्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। न्यूटन की गति विषयक नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये आपका आया था, ठीक है, न्यूटन का लॉ पूछा गया था एक बार। तो अब हम पढ़ते हैं पहला नियम। जो पहला नियम क्या, फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व का नियम, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। तो इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जब किसी वस्तु पर बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता तो वह अपनी स्थिति में बनी रहती है, या तो रुकी रहती है या गति में बनी रहती है, ठीक है। मतलब कोई चीज है, ठीक है, कोई अगर चीज है, ये बॉक्स है, अगर ये बॉक्स अगर पड़ी हुई है, ठीक है,
बॉक्स अगर आपका ये पड़ा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, जब तक अगर ये रुका हुआ है, तो जब तक भी हम इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा सकते, बाहरी बल नहीं लगा सकते, तब तक ये जो बॉक्स है ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, ये कहीं और नहीं जाएगा, ये यहीं पर रुका रहेगा। समझे? तो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, बाहरी बल जो होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये चीज करने के लिए। समझे बच्चों? समझे बच्चों? क्या होता है आपका पहला नियम क्या है? तो पहला नियम जो है, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, अगर वो विराम है यानी रेस्ट स्टेट पे है, क्या है, विराम है यानी रेस्ट कर रही है, ठीक है, या फिर एक सीमित गति से यानी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है, तो उसकी अवस्था जो है, उसकी स्टेट जो है, वो अवस्था पहला सिचुएशन क्या था? पहला था आपका रेस्ट कर रही है, दूसरा सिचुएशन था आपका यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति में आगे बढ़ रही है, ठीक है, दूसरा वाला। तो पहले वाले में अगर जब तक कि वो तो उसकी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाएगा तब तक ये अगर रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी। अगर ये मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है यानी एक समान गति में है, तो यूनिफॉर्म एक समान गति में ही मूव करेगी, ये रुकेगी नहीं। समझे? तो जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता तब तक वो आपकी रुकेगी नहीं, वो अपना स्टेट जो है, अपनी स्थिति जो है वो चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो यही था आपका, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता, वह अपनी स्थिति में बनी रहती है। समझो? वह अपनी स्थिति में बनी रहती है, या तो रुकी रहती है या फिर गति में बनी रहती है। उदाहरण क्या है? मेज पर रखी किताब तभी हिलेगी जब कोई उसे ढकेलेगा। समझे? अपने आप नहीं हिलेगी, जब उसको कोई ढकेलेगा या कोई बाहर दल लगेगा, कोई भी फोर्स लगेगा, तभी वो वहां से हिलेगी। ठीक है बच्चों, ये था आपका पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम जो था मोशन का, दूसरा नियम ऑफ बाह्य बल का नियम यानी फोर्स का नियम, तो लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु पर लगाया हुआ बल जो फोर्स है, ठीक है, वो उसके द्रव्यमान यानी मास और त्वरण यानी एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? उसका जो मास है और उसका जो एक्सीलरेशन है उसके बराबर होता है, उसका गुणा कर दो, उसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी F इज इक्वल टू एम ए। समझे? F इज इक्वल टू एम ए। इससे कभी कभी आपका वो आता है, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए। तो F क्या आपका बल है, M क्या है आपका द्रव्यमान यानी मास है, और ये क्या है आपका त्वरण है, ठीक है, यानी एक्सीलरेशन बच्चों। तो दूसरा नियम आपका क्या कहता है? किसी वस्तु का त्वरण जो एक्सीलरेशन है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती और वस्तु के द्रव्यमान का गुणनफल होता है। समझे? यानी F इज इक्वल टू M इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। समझ में आया बच्चों? उदाहरण क्या है? गेंद को तेजी से फेंकने पर ज्यादा बल लगता है। गेंद को अगर तेजी से फेंकोगे आप तो बल ज्यादा लगता है, तो क्या हो रहा है? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेट हो रहा है बॉल और मास तो है ही बॉल का, तो F कितना होगा? F आपका फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है, बल आपका ज्यादा लगेगा। यही आपका क्या होता है? ये आपका दूसरा नियम होता है। जैसे कि अगर आप एक और उदाहरण देख लो, अगर एक गेंद है, ठीक है, उसका वजन जो है वो कम है, ठीक है, उसका जो वजन है वो कम है, और एक गेंद है उसका भारी है, ठीक है, वो पत्थर है, पत्थर के समान बल है इससे फेंकने पर। ये था आपका सेकंड लॉ, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान यानी मास और त्वरण यानी एक्सीलरेशन का गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों समझ में आया ना? चलो अब तीसरा लॉ हम देखते हैं। तीसरा लॉ को क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं। यानी तीसरा नियम क्या है न्यूटन का? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये क्या होता है? आइए इसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा नियम क्या कहता है? हर क्रिया यानी हर एक्शन के बराबर और उसका विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन होती है। समझे? हर एक्शन का जवाब होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यही आपकी क्या है? थर्ड लॉ होती है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया यानी एक्शन के बराबर और विपरीत दिशा में, उसके बराबर ही भी और उसके विपरीत यानी उसको उल्टी दिशा में आपका एक प्रतिक्रिया होती है यानी कि रिएक्शन होती है। उसी को आप तीसरा लॉ कहते हैं। उदाहरण क्या हुआ? बंदूक की गोली छूटते ही पीछे की तरफ, बंदूक तमंचा वगैरह ये सब देखोगे अगर कोई चलाता है, ठीक है, अगर कोई फैमिलियर है उसको जानता है तो वो चलाएगा, तो जिस फोर्स से बंदूक की गोली आगे की तरफ जाएगी उतना ही झटका आपका पीछे की तरफ भी लगता है, ठीक है, पीछे की तरफ भी लगता है। लोगों के हाथ पे, कंधे पे उसको जोर लगता है, झटका लगता है। तो वो क्यों होता है? बंदूक की गोली छूटते ही पीछे की तरफ झटका लगता है। वो क्या है? तीसरा नियम है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। हालांकि जो बंदूक वगैरह गन वगैरह लोग बनाते हैं उसमें कुछ ऐसी भी चीजें डालते हैं जो आपको वो जो पीछे की तरफ झटका लग रहा है वो थोड़ा कम हो, आपको कम लगे, लेकिन वो हमेशा आपको लगेगा, वो झटका महसूस होगा, क्योंकि वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक है।
कितना भी आप उसको कम कर लेंगे लेकिन हमेशा वो कम नहीं होने वाला है। तैराक पानी के पीछे की ओर धकेलता है जिससे वह आगे बढ़ता है। तैराक जो होता है, ठीक है, तैराक हो गया तैरने वाला जो पानी में समुद्र में स्विमिंग करता है, या फिर आपका जो नाव हो गया, ठीक है, नाव वगैरह हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं। और पानी को पीछे की तरफ जब ढकेलते हैं तो उसका प्रतिक्रिया होती है, और पानी जो, तो उसके वजह से क्या वो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होती है। यही आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है बच्चों। रॉकेट का उड़ना भी एक तरीके का ये भी है। रॉकेट नीचे की ओर गैस फेंकता है। रॉकेट क्या करता है, रॉकेट जो है आपका नीचे की तरफ गैस फेंकता है, तो उसकी क्या होती है, उसकी वो क्रिया हो गई। तो गैस जो है, गैस रॉकेट को ऊपर ढकेलती है। गैस क्या करती है, गैस फिर रॉकेट को ऊपर ढकेलती है, वो आप उसकी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो पहला नियम का एग्जाम्पल अगर बताना होगा तो सड़क पर फिसलते पैर आपकी जड़त्व के कारण होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम क्या होगा, क्रिकेट बॉल को जोर से मारने पर वह तेजी से उड़ती है, दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है, तैरते समय पानी को पीछे ढकेलने पर आप आगे बढ़ती है। ये आपका तीसरा नियम का एग्जाम्पल है। समझे बच्चों, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं एक, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया था। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ दो शीर्ष या दो गर्त यानी थ्रो के बीच की जो दूरी होती है, समझे, दो शीर्ष जो थे, यानी ये है ना, ये कहाँ आ गया, एक सेकेंड, हाँ बच्चों, ठीक है। तो दो शीर्ष, ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ठीक है। तो दो शीर्ष के बीच में, ठीक है, जो 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 बीच की दूरी होती है उसी को आप वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ किससे होता है, लैम्डा से दिखाया जाता है, समझे। या फिर दो गर्त यानी दो थ्रो, एक ये थ्रो है, एक ये थ्रो है, ये थ्रो के बीच में जो डिस्टेंस है, बीच की दूरी है, ये आपका वेवलेंथ है। आवृत्ति क्या होती है, यानी फ्रीक्वेंसी किसी वस्तु को द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपन को, एक सेकंड में कोई वस्तु कितनी बार वो वाइब्रेट कर रही है, नंबर ऑफ टाइम वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। वो क्या है आपका, वो आपका क्या है, वो आपकी आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी है बच्चों। समझ में आया ना अच्छे से। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज का लेक्चर, आज हमने क्या क्या पढ़ा था, और उसका शॉर्ट नोट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्वनि की चाल के बारे में हमने पढ़ा। ध्वनि इज इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू, कोई स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ध्वनि आप ध्वनि की चाल, ठीक है, क्या होता है, दूरी डिवाइड बाई आपका समय, ठीक है। ध्वनि ठोस में सबसे तेज होती है, सॉलिड में सबसे तेज होती है स्पीड उसकी, ध्वनि की चाल की। गैस में धीमी होते हैं, निर्वात में, लिक्विड में आपकी मीडियम होती है, मतलब बीच का हिस्सा रहता है, बीच ज्यादा ना ज्यादा तेज होती है ना ज्यादा कम होती है। गैस में सबसे धीमी होती है, और निर्वात यानी वैक्यूम में चलती ही नहीं है, ठीक है। प्रतिध्वनि क्या होता है, परावर्तित ध्वनि इको, ठीक है। सुनने के लिए आपको 16.6 मीटर दूरी चाहिए। इको सुनने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 16.6 मीटर की ध्वनि चाहिए, दूरी चाहिए। गूंज में ध्वनि बार बार टकराती, गूंज में क्या होती है, बार बार टकराती है। शोर क्या है, अनियमित और परेशान करने वाली ध्वनि है। न्यूटन के 3 नियम हमने पढ़ लिए, जड़त्व के नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया, बल का नियम यानी फोर्स, और क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अच्छा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन एक बार फिर से, और आशा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, पसंद में आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें एक दूसरे को। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, हम नोट्स वहां प्रोवाइड करते हैं आप सभी को। दोस्तों बने रहिए, 1-2 क्लास और बची हुई है, उसके बाद आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन।